Hello students, today we are going to start our new chapter, Statement in Basic. In previous chapter, the first step programming, we have learned what is program, what is software development, what is syntax, what are the different types of constants used in a program, what are the different types of variables used in a program, what is operators, and what are the different types of operators we use in a basic program. Now in this chapter we learned what are the statements or what are the keywords we used to write or execute a program. So let's start. Here is the first question is, what is a statement? So basically in basic, a statement is a set of instruction or a keyword that execute a particular task. ओके, स्टेटमेंट क्या है? कीवर्ड एक है जिसको बेसिक में हम लिखते हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं किसी एक स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेम स्टेटमेंट। अब हमें पहला स्टेटमेंट पढ़ना है क्या? रेम। रेम एक क्या है? कीवर्ड है जिसका यूज़ क्या होता है। तो पहले हम अपना क्यू बेसिक एप्लीकेशन ओपन करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा? पहला स्टेटमेंट है रेम, जिसका क्या फंक्शन है? रेम इसका फंक्शन है कि ये प्रोग्राम में एज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट के रूप में वर्क करता है। मतलब इस रेम में हम कुछ भी लिखेंगे उसका आउटपुट स्क्रीन पे कोई भी रिजल्ट शो नहीं करेगा। मतलब रेम में अगर हम लिखते हैं अपना नाम या फिर कुछ भी लिखते हैं, सपोज मैं यहाँ पे एक अभी प्रोग्राम करने वाला हूँ एडिशन का, तो मैं एडिशन लिख रहा हूँ। तो ये जो मैंने एडिशन लिखा ये आपके आउटपुट स्क्रीन पे शो नहीं करेगा। तो रेम क्या है? एक नॉन एग्जीक्यूटेबल कीवर्ड या स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। ठीक, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, लेट स्टेटमेंट। लेट स्टेटमेंट का क्या वर्क है? तो इसका वर्क क्या है? एक तरह का क्या है? असाइनमेंट स्टेटमेंट है। मतलब अगर किसी वेरिएबल में मुझे किसी वैल्यू को अगर असाइन करना है, मतलब स्टोर करना है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं इसका यूज़ कैसे करेंगे हम। तो इसको लिखते हैं हम ऐसे, लेट ए एक वेरिएबल है, इसमें मैंने वैल्यू रखा सपोज 8। अब यहाँ देखिए ए क्या है? एक वेरिएबल है। किस तरह का वेरिएबल है? तो एक न्यूमेरिक वेरिएबल है। न्यूमेरिक वेरिएबल क्यों? क्योंकि एक न्यूमेरिक कांस्टेंट को स्टोर कर रहा है। इसके बाद एक और लेते हैं हम, लेट बी इक्वल टू 7। तो बी भी एक क्या है? न्यूमेरिक वेरिएबल है और एक न्यूमेरिक कांस्टेंट दैट इज 7 को स्टोर कर रहा है। अब हम एक और वेरिएबल लेते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल। इसको लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है एडिशन में, बट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए रहा हूँ कि कैसे इसे हम लेते हैं। ठीक, तो सी वेरिएबल एक हम लेते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल। तो यहाँ लिखे सी, इसके बाद $। याद है आपको कि $, इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल में हमेशा लास्ट पोजीशन पे हम $साइन का यूज़ करते हैं। अगर आप $साइन नहीं देते हो तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग होगा। इसके बाद इसमें हम एक वैल्यू स्टोर करेंगे। वो वैल्यू कुछ भी हो, एक नंबर हो, कोई लेटर हो, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर और लेटर हो, या सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर हो, उसे हम हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनक्लोज करेंगे। अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, तो एक तरह का स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में सपोज किसी का नाम लिखते हैं, लिखे हम राजवीर, एंटर। तो ये देखिए क्या हो गया, ये आपका वैलिड है। अगर ये गलत होता तो क्या होता? वहाँ पे रेड लाइन हो जाता। जैसे मैं यहाँ पे अगर जाके मैं यहाँ पे अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का अगर यूज़ करूँ तो देखिए क्या होगा।
मैंने इंटर प्रेस किया, रेड हो गया। क्यों? बिकॉज स्ट्रिंग वेरिएबल जो है हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ही इंक्लोज होता है। तो स्ट्रिंग वेरिएबल है तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम शिफ्ट प्रेस करके और डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ इंसर्ट कर देंगे, इसको डिलीट, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब ये आपका सही है। अब इंटर हम प्रेस करते हैं। और मैंने क्या बोला था ये आपको कि स्ट्रिंग वेरिएबल में हम डॉलर साइन हमेशा देंगे, अगर नहीं देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह का न्यूमेरिक वेरिएबल हो जाएगा। तो चलिए इसको हम हटाते हैं और देखते हैं अब क्या होता है। तो रेड हो गया। क्यों? बिकॉज राजवीर एक तरह का स्ट्रिंग कांस्टेंट है जिसे हम न्यूमेरिक वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में एक डॉलर साइन पुट करेंगे। चलिए हो गया है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि अब मुझे इन दो नंबर्स का क्या करना है, एडिशन करना है। इसका मतलब मुझे यहाँ एक एरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करना है, प्लस साइन का। तो कैसे करेंगे देखिए। तो हम यहाँ लिखेंगे C इक्वल टू A प्लस B। देखिए सही है आपका। जब आपका जो स्टेटमेंट है सही होगा तो आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक जब आप इंटर प्रेस करोगे तो वहाँ पे कोई भी रेड लाइन नहीं दिखाई देगा, दैट मीन्स तो आप सही जा रहे हो। ठीक। अब इस वैल्यू को, मतलब इस एडिशन को, जहाँ पे मैंने C एक वेरिएबल लिया है और इसमें क्या मैंने स्टोर किया, A और B का वैल्यू स्टोर किया। तो अब मुझे C को क्या करना है, प्रिंट करना है, मतलब इसको आउटपुट स्क्रीन पे शो करना है। तो हम कैसे लिखेंगे देखिए। तो इसके लिए आउटपुट, जब भी आपको आउटपुट स्क्रीन पे शो करना होगा तो हम इसके लिए लिखते हैं प्रिंट, PRINT। एक स्टेटमेंट या फिर कहिए एक कीवर्ड है जिसका यूज़ होता है आउटपुट स्क्रीन पे शो करने के लिए। ठीक है। तो हम इसके अंदर लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एडिशन ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू कॉमा C। अब देखिए ये लिखने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए, जो आप शो करना चाहते हैं स्क्रीन पे उसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिखिएगा प्रिंट में, प्रिंट स्टेटमेंट के बाद जस्ट बाद क्या कीजिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा। तो आप जो लिखेंगे इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में वही आपका स्क्रीन पे शो करेगा। मैंने क्या लिखा है, एडिशन ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू। तो बस इतना दूर तक ही लिखा हुआ आपका स्क्रीन पे आएगा। इसके बाद इक्वल टू के बाद क्या वैल्यू शो करना चाहिए, किसका वैल्यू शो करना चाहिए। तो किसका वैल्यू शो करना चाहिए, एडिशन। और एडिशन कहाँ पे है, C में है। तो इसीलिए हमने यहाँ C लिखा है और C के पहले जस्ट हमने कॉमा दिया है। अगर आप कॉमा नहीं देते हो तो एक तरह का सिंटेक्स एरर आएगा। सिंटेक्स मैंने बताया था क्या है, ये रूल्स होता है। ठीक। तो अगर आप रूल्स के अलग कुछ काम करते हो तो आपका गलत आता है हमेशा रिजल्ट। ठीक। तो यहाँ पे अब क्या करना होगा, कॉमा देना होगा C के पहले। अब हम यहाँ इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपका सब सही है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर कॉमा आप नहीं देते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं इसे भी। तो आपका एक ऑटोमेटिक सेमी कॉलन आ जा रहा है। सेमी कॉलन अगर आ जाए तो भी इसका मतलब गलत नहीं है, सही है। तो आप या तो कॉमा दो या तो सेमी कॉलन दो। ठीक। अब इसे हम सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए मैंने बताया था आपको कि पहले हम फाइल में जाते हैं। फाइल में आपका ये जो सेव ऑप्शन है इसे हम क्लिक करते हैं, या फिर कंट्रोल एस अगर कीबोर्ड से अगर हम लिखें तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेव करेंगे इसे। यहाँ पे फाइल नेम हम इसका कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने इसका दिया, मैं ऐड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा ऐड। अब देखिए जो आप QBasic में जो भी फाइल सेव करेंगे उसका जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .bas। अगर आप यहाँ .bas लिखें तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये .bas एक्सेप्ट करता है। ठीक। अब मैं इसको इंटर प्रेस करके इसको सेव करूँगा तो हुआ सेव। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो इसको यस कर दे रहा हूँ मैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए
ये आपका नेम आ गया, फाइल नेम। आपने क्या दिया था, ऐड, और डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन इसका आ गया automatic.bs, दैट इज़ ये आपका फाइल नेम है ऐड। अब आते हैं यहाँ पे हमने अब इस प्रोग्राम कोडिंग को इसको सेव कर दिया है। अब हम इसे रन करेंगे। तो रन करने के लिए आप इस रन ऑप्शन में जाएंगे, प्रेस करेंगे और देखिए यहाँ पे लिखा है स्टार्ट। तो इसके लिए आप रन ऑप्शन में जाके इसे अगर इस ऑप्शन को अगर प्रेस करोगे तो भी होगा, और अगर आप F5 अगर प्रेस करते हो तो भी आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो आप यहाँ पे जाके इसे स्टार्ट कीजिए। अब आपका एक ब्लैक स्क्रीन आएगा जिस पे आपको आउटपुट दिखाई देगा। ठीक, देखते हैं। यस, ये देखिए क्या आया है, द एडिशन ऑफ 2 नंबर इज 15। ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने वही लिखा था। देखिए प्रिंट में क्या लिखा था मैंने, प्रिंट में हमने क्या लिखा यहाँ पे, एडिशन ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू सी। तो देखिए आया है वैल्यू उसका, राइट है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे राजवीर जो है क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस हमने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ ही नहीं किया है ना। अगर इसे प्रिंट करेंगे तब ना दिखाएगा। ये तो हम बस वैल्यू लिए हैं, पर वैल्यू को शो करने के लिए तो हमें प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा। तो हम आइए नेम को भी शो करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे हम $, बस। उसके बाद Ctrl+S5। ये देखिए अब यहाँ शो कर रहा है नेम भी राजवीर। तो आपको जिस वैल्यू को शो करना होगा उसके लिए आपको प्रिंट मस्ट है, आपको प्रिंट वहाँ देना होगा। अगर प्रिंट स्टेटमेंट आप यूज़ करते हैं तभी वो आपको आउटपुट स्क्रीन पे आपके शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आइए आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, जो है मॉड स्टेटमेंट। मॉड स्टेटमेंट, मॉड स्टेटमेंट क्या होता है, इसका यूज़ होता है हम रिमाइंडर निकालने के लिए, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे है 8 और 7, अगर इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो इनका क्वोशंट क्या आएगा, 1 आएगा। क्वोशंट 1 आएगा और रिमाइंडर भी 1 आएगा, यही होगा ना। तो देखिए इसको हम चेक करते हैं यूजिंग मॉड स्टेटमेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे C = A mod B, उसके बाद प्रिंट रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर इक्वल टू कॉमा C, Ctrl+S, F5। देखिए क्या आया, वैल्यू 1। वैल्यू 1 क्यों आया, क्योंकि 1 क्या है, रिमाइंडर है। चलिए इसका क्वोशंट भी तो 1 है। चलिए अब दूसरा एक नंबर देखते हैं, शायद गलत आ रहा हो कुछ। चलिए देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम देते हैं 8 सपोज, और इसके नीचे यहाँ पे देते हैं 4, तो इसका क्वोशंट क्या आना चाहिए, 2, और रिमाइंडर आना चाहिए 0। अगर ये स्टेटमेंट मॉड स्टेटमेंट मेरा अगर सही है तो मेरा रिजल्ट अभी आना चाहिए रिमाइंडर 0। तो चलिए देखते हैं। सेव किए, F5 प्रेस किए, देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। दैट मीन्स जो आपका मॉड स्टेटमेंट है इसका यूज़ होता है रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर निकालने के लिए, रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मॉड स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। और अगर आपको क्वोशंट निकालना है तो आप सिंपल ऐसे यूज़ करेंगे, D = A / B, बस आप इसे ये करेंगे। फिर प्रिंट करना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिंट डिवीज़न = कॉमा
डी में स्टोर है तो डी लिखेंगे, कंट्रोल एस F5। देखिए क्या आया, डिवीज़न इक्वल टू 2, तो यानी आपका सही है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा CLS स्टेटमेंट। CLS स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है कि ये क्या करता है, आपका जो स्क्रीन है उसको क्लियर करता है। मतलब जो आउटपुट स्क्रीन है अगर उसमें कोई प्रीवियस आउटपुट है तो उसको क्या करता है, क्लियर है। और इसे हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, रेम स्टेटमेंट लिखने के जस्ट बाद लिखते हैं हम CLS। और इसका फंक्शन क्या होता है, सिंपल क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा इंड स्टेटमेंट। इंड स्टेटमेंट का क्या यूज़ होता है, तो इंड स्टेटमेंट का यूज़ जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका यूज़ हम प्रोग्राम के, अपने प्रोग्राम के लास्ट में इसका यूज़ करते हैं कि किसी प्रोग्राम को आपको एंड करना है, फिनिश करना है, तो आप वहाँ पे क्या लिखते हैं, एंड। और इसको हम हमेशा प्रोग्राम के लास्ट में लिखते हैं, एंड। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एंड, तो ये आपका क्या हुआ, एंड स्टेटमेंट। इसका फंक्शन है कि आपका प्रोग्राम को एंड करता है। अब इसके बाद हम कुछ भी लिखेंगे तो क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। यहाँ पे आप देखिए लेट a इक्वल टू 8, यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम एक वैल्यू को फिक्स कर दे रहे थे, मतलब कि a में 8 ही आएगा। अब सपोज मान लो कोई यूज़र चाहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं 15 प्लस 12 को ऐड करूँ, तो मतलब यूज़र चाहता है कि हम खुद से एंट्री करें। हम नहीं चाहते हैं कि जो वहाँ नंबर दिख रहा है सिर्फ उसी का ऐड से, हम चाहते हैं कि जो नंबर हम दे वही वाला आए। तो यूज़र अपने आप खुद से एक इनपुट देगा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं इस इनपुट स्टेटमेंट को, जिसका फंक्शन क्या है, जो यूज़र से इनपुट लेता है। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे ये देखिए, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको इनपुट, इसके बाद यहाँ लिखेंगे जैसे किसी को नंबर लेना है तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर इक्वल टू, और बाकी सारे को डिलीट कर दे रहे हैं। उसके बाद कॉमा, इन्वर्ट कॉमा बंद, डबल इन्वर्ट कॉमा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद इसको किस में स्टोर करना है, इस वैल्यू को, इस फर्स्ट नंबर को, तो ए में, तो यहाँ ए लिख देंगे, उसके बाद एंटर। ठीक, सेम टू सेम ऐसे ही हम दूसरा एक वैल्यू लेंगे, इनपुट डबल इन्वर्ट कॉमा, इंटर सेकेंड नंबर इक्वल टू डबल इन्वर्ट कॉमा, उसके बाद कॉमा, बी में इस वैल्यू को स्टोर करना, तो हम लिखेंगे बी, एंटर। अब देखिए यहाँ जो वैल्यू है अब कैसे चेंज होगा। अब हम यहाँ की इसको क्या करते हैं, सिर्फ, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या शो कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है ए वाला, इस वैल्यू को हम हटा देते हैं कि हमने एक ऑलरेडी ले लिया है। ठीक, इसके बाद ए शो कर रहा है, चल अच्छा, चलिए मैं यहाँ पे इसको भी एज ए इनपुट लेता हूँ, यूज़र इनपुट। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इनपुट इंटर योर नेम इक्वल टू डबल इन्वर्ट कॉमा कॉमा, और इसको सी वेरिएबल में ही रखते हैं और ये सारे जो हैं इसको हटा देते हैं। मतलब अब यूज़र क्या कर सकता है, खुद से नेम भी एक इंटर कर सकता है। ठीक, इसके बाद है डी। डी में क्या हो रहा है, ए और बी जो वैल्यू यूज़र देगा उसका वैल्यू यहाँ स्टोर होगा, और उसका डिवीज़न फाइंड आउट करेगा ये, मतलब कोशेंट, और ए फाइंड आउट करेगा उसका रिमाइंडर। अब चलिए एक और वेरिएबल हम यहाँ लिखते हैं, ई इक्वल टू ऐड करने के लिए,
ऐड करने के लिए मैंने लिखा E इक्वल टू A प्लस B, इंटर, और इसका हम यहाँ शो करते हैं रिजल्ट। यहाँ लिखते हैं प्रिंट एडिशन इक्वल टू कॉमा, एडिशन किस में है, ई में है, तो यहाँ ई लिखेंगे, एंटर। अब कंट्रोल एस, उसके बाद F5। अब आपसे आउटपुट स्क्रीन पे आपसे पूछेगा इंटर फर्स्ट नंबर, देखिए आया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर दीजिए कोई भी एक, तो सपोज मैंने दिया 28। इसके बाद पूछेगा आपसे सेकेंड नंबर, तो सपोज मैंने दिया यहाँ पे 7, ठीक। तो आपने 2 नंबर दिया है, एक दिया है 28 और एक 7। तो अब इस हिसाब से D का वैल्यू, दैट इज डिवीज़न आपका होना चाहिए कितना, 4, एडिशन आपका होना चाहिए 35, और A mod P दैट इज C का वैल्यू होना चाहिए, दैट इज रिमाइंडर होना चाहिए 0। तो आइए इंटर प्रेस करते हैं तो देखते हैं क्या दिखाता है आपका। तो हम यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं, इंटर योर नेम। अच्छा, आपने एक और इनपुट अभी लिया है, इंटर योर नेम, तो यहाँ नेम आप ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा राहुल, तो यहाँ लिखते हैं राहुल। अब राहुल मतलब आप यूज़र जो है एक स्ट्रिंग का भी, एक स्ट्रिंग नेम दैट इज़ अपना नाम भी खुद से एक ले सकता है, दैट इज स्ट्रिंग वेरिएबल को भी आप खुद से ले सकता है। अब यहाँ इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर पहले की दिखा रहा है बिकॉज यहाँ पे हमने प्रिंट में पहले ही पोजीशन पे लिखा है रिमाइंडर। उसके बाद हमने लिखा है प्रिंट डिवीज़न, देखिए प्रिंट डिवीज़न, डिवीज़न इक्वल टू 4 और एडिशन इक्वल टू 35। आया समझ में? तो ऐसे हम इसका यूज़ करते हैं। समझ में आया? मोड स्टेटमेंट, फिर इनपुट स्टेटमेंट का फंक्शन क्या होता है। अब जो हमारा एक लास्ट स्टेटमेंट है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ये क्या होता है? इसका यूज़ होता है किसी भी कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। चलिए एक सिंपल प्रोग्राम से हम समझते हैं, एक सिंपल कोडिंग से समझते हैं कि इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। ये सबको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ मैं इस प्रोग्राम का हेडिंग देता हूँ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, ठीक। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इस रेम में मैं जो भी लिख रहा हूँ वो आपका आउटपुट स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है क्या, कि रेम जो है एक तरह का नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। इसमें हम जो कुछ भी लिखेंगे उसका फंक्शन सिर्फ है आपके प्रोग्राम का हेडिंग देना और कुछ भी नहीं, और जो आपके इनपुट जो स्क्रीन है जो आपका उसी पे सिर्फ शो करेगा, आउटपुट पे नहीं शो करेगा। आइए हम देखते हैं अब कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करते हैं। तो पहले डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते क्या क्या है, तो होता है क्या, इफ़, एल्स, देन, इफ़, देन, ये सभी क्या है आपके डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। आइए इनका यूज़ करते हैं। सपोज हम एक प्रोग्रामिंग करेंगे जहाँ पे हम शो करेंगे कि कोई एक पर्सन वोटर है या नॉन वोटर है। पता है कि वोटर नॉन वोटर का कंडीशन क्या होता है, वोटर वो पर्सन होता है जिसका एज 18 या 18 से ज़्यादा होता है, और नॉन वोटर जिसका 18 से कम होता है। तो कंडीशन क्या है वोटर होने का, कि इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 देन इट इज़ वोटर, अदरवाइज इट इज़ नॉन वोटर। तो इसको अब हमें प्रिंट करना है, हमें इसका कोडिंग करना है। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम यूज़र से उसका एज पूछेंगे कि आपका एज क्या है। तो यहाँ हम एक इनपुट लेंगे, दैट मीन्स यूज़र से। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, इनपुट
इंटर योर एज इक्वल टू कॉमा। अब देखिए एज क्या है, एक तरह का न्यूमेरिक वेरिएबल होता है और न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है, तो इसे न्यूमेरिक वेरिएबल में ही रखेंगे। तो एक न्यूमेरिक वेरिएबल लिखते हैं। सपोज हमें उसका नाम भी जानना है तो हम यहाँ लिखेंगे इनपुट इंटर योर नेम इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखे कॉमा $, ठीक। मतलब वो अपना अब एज और नेम दे सकता है। अब हम चेक करेंगे, एज इनपुट हो गया, नेम इनपुट हो गया। अब हम चेक करेंगे कि उसका जो एज है वो अपने एज के हिसाब से वोटर है या नॉन वोटर है। तो इसके लिए हम कंडीशन देखिए कैसे लिखते, ध्यान से लिखेंगे हम। इफ़ ए क्यों, क्योंकि ए में एज स्टोर हो रहा है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ ए ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, किस तरह का ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर, मैंने बताया था आपको। तो एक रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किए हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ए ग्रेटर देन इक्वल टू, किससे बराबर होना चाहिए, किससे बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए, तो जिसका एज 18 है उससे बराबर या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। यानी इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यानी 18 अगर एज जो है 18 हो या तो 18 से बड़ा हो तो क्या होगा, वो वोटर होगा। तो ऐसे लिखेंगे इफ़ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 18 देन प्रिंट वोटर। अब देखिए, अब उसका एज अगर 18 रहा या 18 से ज़्यादा तो वोटर होगा, और नहीं रहा तो क्या शो करेगा, तब तो कुछ आउटपुट शो करना चाहिए। तब क्या शो करेगा, तब वो जो शो करेगा उसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, एल्स प्रिंट नॉन वोटर। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। देखिए रेड लाइन नहीं है, दैट मीन्स आपका जो सिंटेक्स है वो सही है। और हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि इफ़, उसके बाद देन और उसके बाद एल्स हमेशा एक लाइन में ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई दूसरा और कंडीशन आता तो इफ़, यानी स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा इफ़ से ही होना चाहिए और किसी से स्टार्ट नहीं होगा। और इफ़, देन और एल्स हमेशा एक लाइन में ही होने चाहिए, ठीक। तो ये आपका हुआ क्या, एक प्रोग्रामिंग कि एक पर्सन वोटर है या नॉन वोटर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। चलिए अब इसको हम सेव करके रन करते हैं। अब आपका एक आउटपुट स्क्रीन आएगा जहाँ पे आपसे पूछा गया क्या, इंटर योर एज। तो मैंने अपना एज दिया सपोज 25। तो 25 क्या है, 18 से ज़्यादा है, तो क्या आना चाहिए, वोटर आना चाहिए। तो अब जब इंटर प्रेस करें तो उसका नाम पूछेगा, बिकॉज हमने वहाँ नेम इनपुट में लिखा हुआ है पहले। तो यहाँ क्या है, इंटर योर नेम। तो सपोज मैंने नेम दिया अमित। उसके बाद जब मैं इंटर प्रेस करूँगा तो लिख क्या रहा है, वोटर। क्यों वोटर क्यों आया, बिकॉज उसके बाद यही है, कंडीशन चेक होगा कि उसका एज के हिसाब से वो क्या होगा, वोटर या नॉन वोटर। तो उसका एज है 25, तो क्या हो गया, वोटर हो गया। समझ में आया आपको। चलिए एक और अब देखते हैं, एक बार और देखते हैं इसको रन करके। अब देखते हैं 18 से कम। तो यहाँ F5 प्रेस किए, एज सपोज दिए हम 15, नेम इसका लिखते हैं अंकुश, इंटर। तो ये क्या है, एक तरह का नॉन वोटर है क्योंकि इसका एज 15 से 18 से कम है। समझ आया आपको। अब आइए एज देते हैं 18। तो 18 देने से क्या होगा, तो यहाँ क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 18 हो या 18 से ज़्यादा हो वो होगा वोटर। तो फिर से हम यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं, रन करते हैं। यहाँ एज लिखते हैं हम 18, नेम अर्नव, इंटर। ये क्या हो गया, वोटर। तो समझ में आया आपको कि कैसे फंक्शन करता है। तो इफ़
देन और एल्स, ये सारे एक ही लाइन में होंगे। और ये जो आपका स्टेटमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग। यहाँ एक डिसीजन यानी जो हमारा प्रोग्राम है वो डिसीजन एक थ्रो करता है कि किसी भी कंडीशन को चेक करने के बाद रिजल्ट क्या होगा। ओके, तो आपको पता चल गया कि कितने तरह के हमारे स्टेटमेंट्स यूज़ होते हैं बेसिक में। ठीक, तो अभी के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी बहुत तरह के प्रोग्रामिंग्स को बताऊंगा, जिससे आपको और अच्छे से इन स्टेटमेंट को यूज़ करना आ जाएगा आपको। अभी आप इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से सिर्फ पढ़िएगा। ठीक, इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और भी प्रोग्रामिंग्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।